हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरेटिकल सेक्शन और न्यूमेरिकल सेक्शन को देखा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके जितने भी जेई एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मैं वन बाय वन यहाँ पे न्यूमेरिकल उठाऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू टाइप के आए हैं उन सारे क्वेश्चन को उठाऊंगा और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी लोग ट्राई करना कि वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके जस्ट हम लोग वहाँ पे आंसर दें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 से, यहाँ से, क्योंकि सीक्वेंसिंग थोड़ा सा इधर उधर है तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया हुआ है। व्हाइल कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज कंपेयर विथ विच पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है तो उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग किससे कंपैरिजन करते हैं, या फिर सिंपल बोलना चाह रहा है कि फ्लक्स का एनालॉजी क्या होता है। तो फ्लक्स का एनालॉजी आपका होता है करंट, फ्लक्स का एनालॉजी क्या होता है आपका करंट होता है। तो फ्लक्स को हम लोग जस्ट करंट से जस्ट कंपेयर करते हैं, एनालॉजी होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एमएमएफ होता है वैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ईएमएफ होता है, ठीक। यहाँ पे आपके पास रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस, वैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये सब एनालॉजी है और एनालॉजी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को कवर करना है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आपको डिफरेंस जो मैं बताया हूं वहां पे एनालॉजी, जो सिमिलैरिटी बताया हूं वहां पे एनालॉजी के बारे में मैंने अच्छे से बात किया था। द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, देखो रिलक्टेंस कब रेसिप्रोकल, अब ये हमारा रिलक्टेंस हो गया, एस इज द रिलक्टेंस। अब इस रिलक्टेंस का उल्टा क्या है, रिलक्टेंस का, तो रिलक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है पी का। पी क्या है आपके पास, परमियंस है, ओके। तो ये आपके पास हो गया परमियंस, तो रिलक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमियंस, ये हो गया, ठीक। अब जैसे कि आपके पास परमियंस होता है ना, तो परमियंस, स्पेसिफिक परमियंस को परमिबिलिटी बोल देते हैं, म्यू, स्पेसिफिक परमियंस को परमिबिलिटी, ठीक है। वैसे आपके पास रिलक्टेंस होता है, वैसे रिलक्टेंस होता है तो स्पेसिफिक रिलक्टेंस को ही आप रिलक्टिविटी बोल देते हो, रिलक्टिविटी बोल देते हो। तो ये सब क्या है उसके स्पेसिफिक, जैसे आपके पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी बोल देते हो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हो, एक ही चीज है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास रिलक्टेंस है तो रिलक्टेंस का स्पेसिफिक रिलक्टेंस आप बोल सकते हो रिलक्टिविटी, एंड परमियंस जो होता है उसके स्पेसिफिक परमियंस आप बोल सकते हो परमिबिलिटी। और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो ससेप्टिबिलिटी जस्ट हम लोग यूज करते हैं जब पैरेलल सर्किट एसी में पढ़ते हो तो वहां पे यूज करते हो ससेप्टिबिलिटी। यहां पे भी आपका एक ससेप्टिबिलिटी होता है जिसको आप एक्स से डिनोट करते हो मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। ये ससेप्टिबिलिटी के बारे में पहले भी बात करते हैं, मैग्नेटिज्म में बात की जाती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात की जाती है ससेप्टिबिलिटी के बारे में, तो मैग्नेटिज्म से वगैरह में बात की जाती है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स ज्यादा यूज नहीं करते हम, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहां पे देखिए, व्हाइल कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट द परमियंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू विच पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पे परमियंस बोला है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, परमियंस मतलब यहां पे जो परमिट करता हो, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में वैसे ही हमारे पास होता है कंडक्टेंस, जी, है ना, जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, मतलब जो करंट को ईज ऑफ फ्लो, करंट को इजीली फ्लो कराते, दैट इज योर कंडक्टेंस। तो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो ये इसका एनालॉजी है, नॉट रेसिप्रोकल, इट इज द एनालॉजी। एनालॉजी मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट एक दूसरे के एनालॉजी है। एनालॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे परमियंस होता है तो इसके एनालॉजी क्या हो जाएगा, इसका जो एनालॉजी आपका कंडक्टेंस हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? हाँ, परमियंस का रेसिप्रोकल क्या होता है आप बोलोगे, परमियंस का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है, तो आपका परमियंस का रेसिप्रोकल रिलक्टेंस होगा, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पे रेजिस्टेंस और यहां पे आपका रिलक्टेंस एक दूसरे के एनालॉजी हो गए। जैसे कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, वैसे रिलक्टेंस फ्लक्स के लिंकिंग को लिंक करने का अपोज करता है। तो चीजें आपका क्लियर होना चाहिए, ये सारा चीजें, है ना। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि यहां पे क्या बोल रहा है, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट आप लोगों ने देखा होगा, मान लो ये कोई कोर है ना, ये कोर है, तो
तो इस कोर में इस तरीके का एयर गैप हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके का एयर गैप हम लोग यूज करते हैं, लाइक दिस, इस तरीके का एयर गैप। तो ये जो एयर गैप को यूज करने का कारण क्या है, ये एयर गैप है, इस एयर गैप को यूज करने का कारण क्या है, एयर गैप को यूज करने का क्या कारण है, क्यों यूज करते हैं? तो एयर गैप को यूज करने का कारण ये है कि सैचुरेशंस को रोकना, प्रिवेंट करना। एयर गैप यूज नहीं करेंगे तो कोर जो है बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे आप करंट देते जा रहे हो तो कोर जो है बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाता है। एक क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है फ्लक्स को पास कराने का, है ना, उससे ज्यादा हुआ उसके बाद कोर हमारा सैचुरेट हो जाता है। तो उस सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वहां पे एयर गैप रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम लोग देंगे यहां पे, प्रिवेंट सैचुरेशन। आ रहा है बात समझ में सभी को? चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज, है ना, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं यार? सिंपल उसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं, है ना। फ्लक्स क्रिएशन का अपोज करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड द रिलक्टेंस। So the property of magnetic material which oppose the creation of magnetic flux, magnetic flux को create करने का अपोज जो करता है, that is called your reluctance। अब इसमें ये नहीं बोला the property of magnetic material which oppose the flow of flux, flow of flux नहीं बोला जाता है, अरे flux flow नहीं होता, flux create होता है, flux link करता है। तो फ्लक्स के क्रिएशन का जो अपोज करे उस प्रॉपर्टी को हम लोग रिलक्टेंस बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में? और ईज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को इजिली क्रिएट कराए, ईज ऑफ क्रिएट ऑफ फ्लक्स इज नोन एज परमियंस। और एमएमएफ क्या होता है? तो एमएमएफ आपके पास होता है, एमएमएफ आपका होता है नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के प्रोडक्ट को एमएमएफ बोला जाता है। ससेप्टेबिलिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ते हो आप, है ना, तो ससेप्टेबिलिटी के बारे में वहां पे बात की जाती है आपको। ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द डायामैग्नेटिक मटेरियल इज, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द डायामैग्नेटिक मटेरियल इज, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक। अब देखो यार, मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है 3 टाइप का होता है। एक आपके पास होता है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं थोड़ा सा, है ना, इससे पहले मैग्नेटिज्म पढ़ाया हूं उसमें भी बता चुका हूं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, फिर यहां पे आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन सब का हमको एग्जांपल आना चाहिए कि डाया क्या है, पैरा क्या है, फेरो क्या है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जिसकी परमिबिलिटी लेस देन 1 होता है ना, स्लाइटली लेस देन 1, और इसकी परमिबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और फेरोमैग्नेटिक की परमिबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 होता है। एग्जाम्पल्स आप वहां पे टेबल वेबल देख के अच्छे से क्रिएट कर लेना, एग्जाम्पल वगैरह आपको मिल जाएगा। अब सिंपल सी ये है कि द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटिक मटेरियल, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होता है? स्लाइटली लेस देन 1 होता है ना, लेस देन 1 होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बोले तो पैरा हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 100 बोल देगा तो वो फेरो में आएगा, फेरो में आएगा। जैसे पैरा है तो 1.1, 1.2, 1.3 समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होगा। बट वो फेरो है तो बहुत 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स ग्रेटर होगा वो, ऐसा कुछ होता है। जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 400, 1000, 5000, 6000 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं ये उसके परमेबिलिटी से। अब समझ जाओ, समझाया गया है आपको चीजें तो आपको एकदम क्लियर पता होगा कि फेरो पैरा डाया में क्या डिफरेंस है, कौन अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, कौन रिपल करता है। तो ये डिफरेंट मटेरियल होता है, उसके बारे में आप लोगों को समझाया गया। अगला यहां पे प्रश्न है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर परमियंस। परमियंस के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? देखो यार, परमियंस जो होता है ना, परमियंस, ठीक, ये जो परमियंस है रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रिलक्टेंस मतलब आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, एस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक, ये होता है। अब इस परमियंस की फॉर्मूला को आप निकालोगे तो जस्ट मैं यहां पे बताना चाहूं कि रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो क्या होता है? रिलक्टेंस का फॉर्मूला एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स होगा।
तो परमियंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, यदि मैं परमियंस का फॉर्मूला यहाँ पे निकालना चाहूँ, परमियंस 1 बाई रिलक्टेंस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास फ्लक्स डिवाइडेड बाई एमएमएफ भी लिख सकता हूँ मैं, फ्लक्स डिवाइडेड बाई एमएमएफ, जिसका यूनिट वेबर पर एम्पियर टन भी लिख सकता हूँ उल्टा करके। तो फ्लक्स डिवाइडेड बाई एमएमएफ, एमएमएफ को यहाँ से एफएम से डिनोट किया गया है, ठीक है, तो अभी ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाइज कुछ भी कर देता है ये। तो फ्लक्स डिवाइडेड बाई एमएमएफ, एफएम से एमएमएफ को डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2018 में आया हुआ है, तो चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एच होता है। एच का डेफिनेशन में आप जाओगे तो एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है, मैं बोला था ना कि आपके सारे एग्जाम्स में ना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। देखो तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। एमएमएफ की मैं बात करूं यहां पे, तो एमएमएफ का होता है एम्पियर टन और लेंथ का होता है मीटर। तो एम्पियर टन पर मीटर मेरा क्या हो जाएगा, एम्पियर टन पर मीटर मेरा यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच का यूनिट एम्पियर टन पर मीटर। इसको क्या बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हैं इसी को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं इसी को हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब चीज बोल देते हैं हम लोग उसी को, एच को। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, इफ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो अभी मैं ससेप्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। If the magnetic susceptibility of any material is less than 0, then the material is, यदि susceptibility बहुत कम है भाई तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा। ससेप्टेबिलिटी यदि बहुत कम है तो डाया ही होगा, ससेप्टेबिलिटी है ना, उस पर डिसाइड कर सकते हो आप, ठीक है। लेस देन 0 तो डाया होगा नेगेटिव में आपका, ठीक है। डिटरमाइन द रिलक्टेंस, ओके, एम्पियर टन पर वेबर, उसका यूनिट भी दे दिया, ठीक बात। ऑफ अ कॉइल व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 15 वेबर, फ्लक्स आपको दे दिया है 15 वेबर का, यहाँ पे आपका फ्लक्स है। एट द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इज, और एमएमएफ भी आपको दे दिया है, एंड कितना एमएमएफ प्रोड्यूस करे, 30 एम्पियर टन्स। और आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एमएमएफ बाई फ्लक्स। सिंपल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ईएमएफ बाई करंट लिखते हो ना, वैसे यहां से रिलेट कर दो, तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एमएमएफ, और करंट का एनालॉजी होता है फ्लक्स, तो एमएमएफ बाई फ्लक्स। अब यहां से एमएमएफ का वैल्यू क्या है, 30 एम्पियर टन, और फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 15 वेबर है, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर टन पर वेबर, 2 एम्पियर टन पर वेबर। तो ये हमारे पास बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में एमएमएफ को डायरेक्ट ना दे करके एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है एन आई के टर्म में भी दे सकता है, कि यदि कोई कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास, मान लो यहाँ पे कुछ भी दे देता, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितना है, 10 है, ठीक है, और करंट इसमें 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ऐसा करके भी दिया जा सकता था। तो इससे एमएमएफ निकालते, एमएमएफ आ जाता, फिर फ्लक्स गिवन था, फ्लक्स आप निकाल लेते, तो कुछ घुमा फिरा के भी दिया जा सकता था, है ना। लेकिन चीजें आपको पता है, सब फॉर्मूला आपको पता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत छोटा छोटा चीजें पूछा जाता है एसएससी जेई वगैरह में, बात करोगे आप कोई भी जेई एग्जाम में तो। हाँ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ निकालना है आपको इन अ कॉइल, कॉइल 120 टर्न्स और करंट। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, एमएमएफ आपको निकालना है, तो एन आई होता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 120 है, और करंट कितना है 0.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, एमएमएफ 12, यूनिट क्या होता है, एम्पियर टन। एनालॉजी क्या होता है, एमएमएफ का ईएमएफ। आ रहा है बात समझ में, ईएमएफ। तो इस तरीके से आपको निकालना है। एमएमएफ का क्या क्या फॉर्मूला होता है सर, तो पहला फॉर्मूला एमएमएफ जो होता है, फर्स्ट फॉर्मूला वो एन आई के बराबर होता है। सेकेंड आपके पास फॉर्मूला होता है एमएमएफ जो होता है वो एस इंटू एफ के, एस फाई के बराबर होता है। थर्ड फॉर्मूला जो होता है एमएमएफ का, वो आपका एच इंटू एल होता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे सबको ऐड कर दूं, सबको एक साथ लिख लूं, तो एमएमएफ मेरा हो जाएगा एन आई, है ना, एन आई हो जाएगा, ये हो जाएगा एस फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा एच एल।
ये हो जाएगा मेरा HL। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MMF। ये मेरा MMF का फॉर्मूला हुआ। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कोर सोलेनॉइड। ठीक है, करंट आपको निकालना है। 50 सेंटीमीटर का एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग कोर एयर कोर सोलेनॉइड है ना, एयर कोर है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज मिली टेस्ला, मतलब फ्लक्स डेंसिटी आपको दे दिया है 5 मिली टेस्ला, 5 मिली टेस्ला, एंड द सोलेनॉइड इज नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे दिया गया है 300। रिलेटिव परमिबिलिटी एयर है, कोई वहां पे कोर जो यूज किया है वो एयर कोर बोला है, तो 1 हो जाएगा। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट की वैल्यू क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगा, यहां से आपको करंट पूछा गया है। ठीक है, करंट, तो देखो यार करंट आपको निकालना है, करंट आपको निकालना है, तो MMF NI होता है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, मान लो तुमको फ्लक्स पता है, तो ये आपका हो जाएगा MMF बाई रिलक्टेंस हो जाएगा, इस तरीके से आप लिखोगे। या फिर रिलक्टेंस में लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए, लेंथ तो है, एरिया नहीं पता, तो उस हिसाब से ये भी फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे। तो कुल मिला के मेरे पास MMF निकालना है तो मुझे NI वाला फॉर्मूला है। ठीक है, MMF NI होता है, सिंपल सी बात है, करंट ही आपको पूछा है तो ये तो फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। दूसरा फॉर्मूला आपके पास S phi होता है। अब S निकालोगे तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा लेंथ का, एरिया का, तो वो भी नहीं पता। ठीक है, यहां से भी सोचने वाली बात है। थर्ड आपके पास होता है HL, थर्ड होता है आपके पास फॉर्मूला HL। ठीक है, अब मान लो ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं MMF निकालने के लिए HL, तो MMF यदि मैं निकालता हूं बाई HL फॉर्मूला, HL फॉर्मूला को यूज करके, तो अब मुझे H पता है क्या, हाँ H मैं देख लेता हूं। H मेरा होता है फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर, एयर कोर है, हाँ यहां से आ जाएगा। B दिया हुआ है 5 मिली टेस्ला, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 हो गया, और म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, और म्यू आर का वैल्यू 1 होगा, तो मेरा H आ गया। H आ गया। L मेरा पता है 50 सेंटीमीटर, तो यहां से मेरे पास ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर का माइनस का 3, और यहां से आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, और L का वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, है ना। तो हम लोग यहां से कटा पिटा के निकाल लेंगे, तो MMF आ गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स मुझे पता है, तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, मैं यहां से करंट का वैल्यू निकाल लूंगा MMF डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स से। तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स के यहाँ पे डिवाइड कर दूं, 300 का डिवीजन मार दूं, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा करंट का वैल्यू। तो हम लोग को ये पता चला डाटा से कि ये फॉर्मूला को तो मैं यूज कर ही नहीं सकता, इसको भी नहीं कर सकता, इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। सबसे पहले मैं H निकालूंगा, H निकल जाएगा मेरा, उसके बाद L दिया है ना, तो ये मेरा क्या निकल गया, HL निकल गया, मतलब MMF निकल गया। MMF निकल गया तो यहां से I को निकाल लूंगा व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स मेरा गिवन है, तो मैं वहां से I की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो इसका आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट आप सभी लोग। यदि समझ में आ गया तो आप सभी लोग काइंडली इसका फटाफट से आंसर बता दीजिए। आप सभी लोग इसका आंसर फटाफट से मुझे बता दीजिए। हाँ चलिए फटाफट से आप सभी लोग मुझे आंसर बता दीजिए। क्लियर हो गया? चलो ठीक, इसका आंसर आप लोग सही से लिखना बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कितना एम्पियर आ रहा है अच्छे से आप लोग लिखना वहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, जस्ट डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है ऑफ अ मटेरियल हैविंग एडी करंट कोफिशिएंट। एडी करंट तो अभी पढ़े नहीं हो तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, हालांकि अभी बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है वहां पे टॉपिक आएगा ना तो वहां पे पढ़ना, क्योंकि एडी करंट का जो फॉर्मूला आपका होता है ये के और यहां से बी एम का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से सब चीज बनना है। इसमें सब चीज दिया है यार, अब जो पूछा है वही हम लोग यहाँ निकाल लेते, तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। चाहोगे तो आप बना लो, सब दिया होगा। क्या पूछा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बीएम आपको पूछा है, तो आप बना भी सकते हो इसी फॉर्मूला में रख के, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है जो कि आने वाला चैप्टर है। ओके
चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए भैया, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, फाई होता है, और इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, तो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स का यूनिट हो गया। टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी का होता है, कूलॉम चार्ज का होता है, हेनरी इंडक्टेंस का होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है। तो आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो कितना सारा पूछा है। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, अरे भैया डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिबिलिटी मुझसे कितने बार पूछोगे, लेस देन 1 होगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, लेस देन, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। ठीक है, स्लाइटली भी बोल सकता है वो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस। बताओ भाई रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन उसी को पूछा गया है। तो रिलक्टेंस क्या होता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ, विच अपोज द क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। तो क्या पूछा, रेसिप्रोकल पूछा है, तो रिलक्टेंस अपोज कर रहा है, तो भाई सपोज कौन करेगा, परमियंस, है ना। तो रिलक्टेंस जो होता है वो आपका परमियंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं परमियंस, परमियंस, ये सब कई बार बता चुका हूं। परमियंस, स्पेसिफिक परमियंस को परमिबिलिटी बोलते हैं, है ना, और रिलक्टेंस, स्पेसिफिक रिलक्टेंस को रिलक्टिविटी बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी अलग चीज है, परमिबिलिटी ये सब बता दिया मैं। ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात कर चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों से बहुत ज्यादा, है ना। तो अभी बहुत ज्यादा मैं बात कर चुका हूं ससेप्टिबिलिटी के बारे में, तो अभी आप लोग को क्लियर हो गया कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी। ओके, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ऑफ अ मैग्नेट व्हेन इट इज पोल स्ट्रेंथ आपका दे दिया है, देखो 60, है ना, पोल का स्ट्रेंथ दे दिया है 60 एम्पियर मीटर एंड अ पोल एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर, पोल का एरिया आपको दे दिया है। ठीक, और सिंपल स्ट्रेंथ आपको पूछा गया, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई मैग्नेट है, हालांकि ये कोई मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, ये ऐसा करके, ये कितना कितना इसकी इंटेंसिटी है वो आपको निकालना है किसी पोल का, ये किसी भी पोल का। तो इसका H दे दिया है, H आपको कितना दे दिया है, H आपको दे दिया है, ये आपको डिटरमाइन करना है H को, है ना, H को आपको डिटरमाइन करना, ठीक बात है। When पोल हैज स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ आपको दे दिया है, पोल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, पोल का जो स्ट्रेंथ है वो आपका है 60 एम्पियर मीटर, ये आपका पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड पोल एरिया, और पोल का जो एरिया है वो भी आपको दे दिया है 20 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना है, H, जिसमें एम्पियर पर मीटर आना चाहिए। तो देख लो यार, इसको आप मीटर से डिवाइड कर दो तो 60 बाई आपका 20 हो जाएगा। ये देखो आपके पास एम्पियर मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर मीटर कट गया तो 60 बटा 20 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो एम्पियर पर मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट इन एम्पियर इन अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इन अ फ्री स्पेस। मतलब लेंथ आपको दे दिया है सोलेनॉइड का 40 सेंटीमीटर फ्री स्पेस पे। ओके, फ्री स्पेस, व्हाट डू मीन बाय फ्री स्पेस? फ्री स्पेस का मतलब होता है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज 1 इफ इट हैज अ नंबर ऑफ टर्न्स 400, यदि इसका नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 400 है, एंड 2 सेंटीमीटर ऑफ डायामीटर, और इसका जो डायामीटर है वो मटेरियल का वो 2 सेंटीमीटर का डायामीटर है। ओके, एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 मिली टेस्ला, 4 मिली टेस्ला का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है एट इट्स सेंटर। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हम लोग इस तरीके का एक क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 या 11 में हम लोगों ने सॉल्व किया, सेम पैटर्न। ठीक है, तो ये भी आपका देखो डाटा बस चेंज है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, सेट नंबर 2। सो यहां से आपको करंट की वैल्यू निकालना है, तो आपको एमएमएफ निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों ने एमएमएफ कैसे निकाला था, हमारे पास जो एमएमएफ का फॉर्मूला होता है वो आपका एनआई होता है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज किए थे, तो H इंटू एल का फॉर्मूला हमने यूज किया था। इसमें एक डाटा आपको दे दिया है, ये डायमीटर क्या बोल रहा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड इन अ फ्री स्पेस इफ इट इज अ 400 टर्न्स 2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर
एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 मिली टेस्ला, है ना, एट्स इट्स सेंटर, तो आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां से H की वैल्यू को मुझे निकालना पड़ेगा, तो H का जो वैल्यू होता है, H क्या होता है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो H का वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा, तो ये मेरे पास होता है क्या, HL जो होता है, H जो होता है वो मेरा यहां पे लिख सकता हूं मैं एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। खैर एमएमएफ के इस फॉर्मूला से तो नहीं निकालूंगा, H जो होगा मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय आपका क्या होने वाला है, म्यू नॉट और म्यू आर होने वाला है, ये मेरा होता है। अब बी दिया है क्या, यस बी आपको गिवन है और फ्री स्पेस है, तो म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो दिस इज योर 4 मिली टेस्ला, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 हो गया, डिवाइडेड बाई म्यू आर का वैल्यू 1 होगा फ्री स्पेस के लिए, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, सो 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो गया, 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 7 है ना, ऊपर जाकर 10 पावर 7 मतलब 10 पावर आपके पास 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ H। H की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लेंथ आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, है ना, तो आप करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहोगे तो यू विल राइट द वैल्यू ऑफ HL और यहां पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स N। तो H का वैल्यू मेरे पास कितना है, H का वैल्यू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई हो गया, L कितना है तो 40 सेंटीमीटर हो गया, तो 40 इंटू 10 पावर माइनस का 2, ये हो गया L का वैल्यू, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है आपके पास, तो 400 है, करेक्ट, ये 400 हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, चलो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ओके, 10 टू द पावर 4 10 पावर माइनस 2, तो कितना हो गया 10 पावर 2, इसका मतलब आपके पास ये 4 से ये 4 कट गया, है ना, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आपके पास हो जाएगा 10, 100 बाई 10 10 बाई पाई, तो 10 बाई पाई आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसका मतलब 10 बाई 3 भी करते हो आप, है ना, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, है ना, और ये भी नहीं आएगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आप लोग एक्यूरेट निकाल के बताओ, 10 को आप डिवाइड कर दो 3.14 से, ये 3.14 से 10 को आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, है ना, तो ये भी हो सकता है सी या डी में से कोई एक आंसर होगा, तो जस्ट आप इसको कैलकुलेट करो, 10 बाई पाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ये जो डी दिया है उसका कोई काम नहीं था क्वेश्चन में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उसका कोई यहाँ पे काम ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में बहुत से होते हैं जिसमें आपका डाटा तो दे देता है, लेकिन उस डाटा का कई बार यूज नहीं करते, तो हमको लगता है कि हम लोग गलत सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में एकदम स्टिक रहना है, कई डाटा आप लोग को दिया जाएगा लेकिन यूज नहीं होगा, तो ये मत सोचना कि सर इसको दिया क्यों था, ओके, तो ऐसा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रेड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, एरिया को कम कर देते हैं, आधा कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन टू दी फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा भैया, एरिया कम होगा तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा भैया, क्योंकि फ्लक्स तो उतना ही है, तो फ्लक्स डेंसिटी हमारा हो जाएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। अब देखो तुम बोल रहे हो कि भैया एरिया को आधा कर दिया जाए, है ना, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, अब एरिया को आधा कर दिया जाए तो ये A डिवाइडेड बाई 2 कर दिए हमने, देखो ये 2 ऊपर चला गया और ये फ्लक्स बाई एरिया, इसका मतलब आपका फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 2 टाइम इंक्रीज हो गया, तो जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया, क्योंकि फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, फ्लक्स उतना ही है। अरे भाई आपके गांव में रहने वाले लोग 1000 है, और गांव का जो आपका एक एरिया है वो मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर है, ऐसा टाइप का एक एरिया है ना, यदि मैं 1 किलोमीटर को हाफ किलोमीटर कर दूंगा तो भाई इंसान तो उतना ही है, डेंसिटी आपका बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ जाएगा ना, अब उतने आधा जमीन में आपको उतने लोगों को रखना पड़ेगा, सेम चीज है, फ्लक्स आपका उतना ही है, एरिया ए था, एरिया को अब आधा कर दिए, फ्लक्स उतना ही है, तो भाई फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। नाउ 21 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स लीकेज कोफिशिएंट, ये तो हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि भैया हमारे पास जो फ्लक्स लीकेज कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास यूजफुल टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। So the calculate the value of flux leakage coefficient if phi g is the air gap flux, and phi a is the flux in the iron core, flux in the iron core, इसका मतलब यूजफुल फ्लक्स,
एंड phi g इज द एयर गैप फ्लक्स, phi g इज द एयर गैप फ्लक्स। क्या बोल रहा है कि phi g जो है वो एयर गैप का फ्लक्स है, ओके। और यहां पे बोल रहा है phi g इज द एयर गैप फ्लक्स एंड phi a इज द फ्लक्स इन द आयरन कोर, और phi a आपके पास है वो इस फ्लक्स है आयरन कोर का। तो हमारे पास ये जो लीकेज कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स बाय यूजफुल फ्लक्स। इसका मतलब मेरे पास यूजफुल फ्लक्स जो है नीचे आने वाला है, यूजफुल फ्लक्स जो है नीचे आने वाला है ना। इसका मतलब दोनों का तो सम होता नहीं है। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लीकेज कोफिशिएंट पूछा है ना। तो लीकेज कोफिशिएंट तो क्या होता है, दो चीजों का रेशियो होता है ना। तो यहां पे मैं ए ऑप्शन को करेक्ट मानूंगा। लेट से मैं बोल देता हूं कि phi g मेरा क्या है, phi g इज द फ्लक्स, लीकेज कोफिशिएंट निकालना, phi g इज द एयर गैप फ्लक्स एंड phi a इज द फ्लक्स इन द आयरन कोर। तो मेरा लीकेज कोफिशिएंट फिर यही होने वाला है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो यहां पे ओके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या को दिखाता है, अब देखो यहाँ पे BH कर्व के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो BH कर्व ठीक है यार, यहाँ पे आपको हिस्ट्रेसिस जानना है कि हिस्ट्रेसिस क्या होता है थोड़ा सा, तो मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ। चलो BH कर्व या फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया था। BH कर्व या फिर बोल देते हो आप मैग्नेटाइजेशन कर्व, BH कर्व या फिर बोलते हो आप मैग्नेटाइजेशन कर्व। इतना क्लियर हो गया। अब BH कर्व की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हारे पास देखो, अभी सिंपल बता दे रहा हूं मैं BH कर्व को, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता देता हूं। मान लो ये तुम्हारे पास B है और ये तुम्हारे पास H है, ओके ये ठीक। और यहां से मैं बात करूं तो मान लिया जाए मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है इस तरीके का। BH कर्व यदि आप पढ़ रहे हो तो सिंपल थोड़ा सा बताता हूं, एकदम ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा मैं। ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में, इस मैग्नेटिक मटेरियल ये आपने AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, ठीक। यदि इस मैग्नेटिक मटेरियल का, यदि इस मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है, क्या है, यदि इस मैग्नेटिक मटेरियल का पोलैरिटी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करोगे तो पोलैरिटी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। जब होता क्या है कि ये प्लस ये माइनस, तो इसके अंदर में जो आपका मैग्नेटिक डोमेन या फिर आप छोटे छोटे ग्रेन्स बोल सकते हो, ये ना कुछ इस तरीके से सपोज मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। प्लस से माइनस ये हुआ तो कुछ उस डायरेक्शन में, अभी सिंपल बता रहा हूं। इसका जो ओरिएंटेशन है या जिससे मिल करके मैग्नेटिक डोमेन, छोटे छोटे डोमेन से मिल करके मैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ है, जिसको हम लोग ग्रेन्स बोलते हैं, उसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, ओके। जब डायरेक्शन मेरा ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, अब जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो वही ग्रेन आप वापस अपने फिर से उसी पोजीशन में जाएंगे इस तरीके से। तो क्या होता है कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप यहां पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स में रखते हो, मतलब जहां पे फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वहां पे टाइम वेरिंग फ्लक्स में रखते हो, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को टाइम वेरिंग फ्लक्स में रखते हो, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटिक डोमेन है या ग्रेन है वो अपने ओरिएंटेशंस को चेंज करते रहते हैं। कई बार होता यह है कि जब जब वो अपने ओरिएंटेशंस को चेंज करते रहते हैं तो जितना डोमेन लेफ्ट से राइट की ओर गए उतने डोमेन फिर से वापस नहीं आ जाते, नहीं आ पाते कभी कभी। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में सारे डोमेन लेफ्ट से राइट की ओर गए, लेकिन फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल में उधर से इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाता। हर मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल को अपना प्रॉपर्टी होता है कि वो सब डोमेन को या फिर कुछ मैग्नेटिक डोमेन को या फिर उन जो मैग्नेटिक ग्रेन है उसको स्टोर करके रख लेता है, जिसको हम लोग उसका रिटेंटिविटी बोलते हैं, रेसिडुअलिज्म बोलते हैं इसी चीज को। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं BH कर्व में। स्टार्टिंग में होता क्या है कि जैसे जैसे हम एज को बढ़ाते जाते हैं, एज को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं करंट देते जा रहा हूं ना किसी भी कॉइल को, यहां से मैं जितना ज्यादा करंट देते जा रहा हूं, जितना ज्यादा करंट देते जा रहा हूं, वैसे वैसे वहां पे एक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बनते जा रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बनते जा रहा होगा। तो जितना ज्यादा मैं करंट दूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना ये ऐसे करके लीनियर 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 बनते जाता है, लीनियर। एक टाइम ऐसे आता है कि स्टार्टिंग में तो इस तरीके का लीनियर बनते जाता है, दोनों के बीच में लीनियरिटी का प्रोपोर्शनलिटी होता है, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है, या B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बोल सकते हो, H पे डिपेंड करता है B।
तो स्टार्टिंग में ये लीनियर होते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। लेकिन अब करंट को आप बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब ना फ्लक्स जो है वो धीरे 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 बढ़ेगा। एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसपे ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे अब फ्लक्स जो है नहीं बढ़ेगा, अब फ्लक्स इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया। इसके बाद करंट को आप कितना भी बढ़ाओ भाई वो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, उस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। अब मैग्नेट मेरा जो है सैचुरेट हो गया, उससे ज्यादा फ्लक्स वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, अब सैचुरेट हो गया, है ना। तो अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग करंट को पॉजिटिव हाफ साइकिल में बढ़ाते गए, हमारा जो है ये जो है बी और एच के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये भी लीनियर होते गया। यहां से ये जो है मुड़ना स्टार्ट हुआ, सैचुरेट होना स्टार्ट हुआ, यहां पे आके कंप्लीटली सैचुरेशन हो गया। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की कहानी हुई। अब मैक्सिमम में जाने के बाद, अब मैक्सिमम में आप लोग ऐसे करके आप बनाते हो ना, तो यहां तक आप आ गए। अब यहां के बाद अब देखो, अब नेगेटिव की ओर अब यहां से आना स्टार्ट करो। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहां से 3 और ये आपका 4, ऐसे करके चलता है। तो अभी आप ये 0 हो गया, 0 से 1 में आ गए। अब 1 से देखो एक कम होना स्टार्ट हो रहा है, मेरा मैग्नीट्यूड कम होना स्टार्ट होगा तो ये फिर से 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये 0 नहीं होता। मजेदार चीज ये है कि अब ये 0 नहीं होता, तो ये कम होना तो स्टार्ट हुआ यहां से, ऐसे करके करंट जो है कम हो रहा है तो ये होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। इस पॉइंट पे आपका 0 हो जाना था, 2 पॉइंट पे 0 हो जाना था, बट 2 पॉइंट पे 0 नहीं हुआ। अब 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बोला कि जितने भी ग्रेन जो है इधर से इधर गए थे, अब उसको फिर से वापस नहीं आ पा रहे हो। वो अपने अंदर में कुछ मैग्नेटिक डोमेन को स्टोर कर लिया, वो मैग्नेटिक मटेरियल, इसलिए 0 नहीं हुआ। तो ये आपका बताता है रेसिडुअलिज्म को, अभी मैं बात करूंगा। अब 2 में आ गए, 2 से मैं 3, अब नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को मैं यहां पे दूंगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में दूंगा तो ये अब कैसे आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके का आएगा, ये इस तरीके से। नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने करंट को दिया तो यहां पे 0 हो गया। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जब मैंने इसको एक्साइट किया तो ये इस तरीके का गया, ये भी ऐसे लीनियर गया, फिर यहां से सैचुरेट हो गया, इस पॉइंट पे ये भी सैचुरेट हो गया इस तरीके का। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर से वो आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव में ही बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव में देखो यहां पे आ गया। इसके जस्ट बाद ये फिर से वही पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपने लाया, तो ये कहानी फिर से ऐसे ही चलते रहेगा। तो कुल मिला के यहां पे आपको मिल गया फ्लक्स डेंसिटी, इसको Br बोलोगे, रेसिडुअल फ्लक्स पॉजिटिव का। इसको भी आप रेसिडुअल फ्लक्स बोलोगे, फ्लक्स डेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन के कारण। अब इस डायरेक्शन में रुक जाएगा कुछ मैग्नेटिक डोमेन, है ना। तो इसको 0 बनाने के लिए इस जो उसके अंदर में डोमेन रुक गया है, उसको फिर से पुनः फिर से उसी पोजीशन में लाने के लिए, 0 पोजीशन में लाने के लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा करंट देना पड़ा, उसको आप बोल दोगे कोर्सिव फोर्स। और यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जो डोमेन रुका हुआ है, उसको फिर से 0 बनाने के लिए आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट एक्स्ट्रा करंट देना पड़ा, दैट इज योर कोर्सिव फोर्स। तो ये आपका कोर्सिव फोर्स है जो इसको 0 बनाता है, ये भी कोर्सिव फोर्स है जो इसको 0 बनाता है। मतलब रेसिडुअलिज्म के कारण जो मैग्नेटिक डोमेन स्टोर हो जाता है, उसको 0 बनाने के लिए हमको नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स्ट्रा करंट देना पड़ता है, एक्साइटेशन देना पड़ता है, दैट इज कोर्सिव फोर्स। तो कोर्सिव फोर्स वह फोर्स होता है जो उसके रिटेंटिविटी को या रेसिडुअलिज्म को 0 करता है, जो स्टोर है उसको फिर से अपने पोजीशन में लाने का काम करता है। तो अभी मैं बताना चाहूं तो ये मेरा BH कर्व है, तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका BH कर्व जो होता है नॉन लीनियर होता है, और जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसका BH कर्व ऑब्वियस सी बात है लीनियर होगा। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व हो गया। BH कर्व का जो विड्थ है, जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा चौड़ा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें आपका हिस्टेसिस लॉस होने लगेगा, उतना ही ज्यादा वो पावर को कंजप्शन करने लगेगा। तो जितना कम विड्थ होगा उतना हमारे लिए गुड है। ओके, तो इस तरीके से BH कर्व मिलता है, जिसमें आप इसको बोल देते हो यहां से लेकर के यहां तक के हाइट को उसका रेसिडुअलिज्म बोल देते हो, तो ये जस्ट आपका रेसिडुअलिज्म हो गया। और इस फोर्स को आप लोग बोल देते हो रिटेंटिविटी, इसको आप बोल देते हो उसका रिटेंटिविटी। तो जस्ट मैं बोल देता हूं रिटेंटिविटी, ये आपका रिटेंटिविटी फोर्स, रिटेंटिविटी रेसिडुअलिज्म या रिटेंटिविटी आप बोल सकते हो। और ये आपका होता है कोर्सिविटी, यहां से लेकर के यहां तक का आप इसको बोलोगे कोर्सिविटी मतलब उसी रिटेन किए हुए डोमेन को 0 बनाने के लिए दी गई फोर्स। ओके, तो इस तरीके का बनता है BH कर्व। तो आपको पता होना चाहिए रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है, और बहुत ही इसको बेस्ट तरीके से मशीन में पढ़ते हो जब हिस्टेसिस लॉस की बात करते हो। तो
अभी तो बस आपको बेसिक आना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसको आप रिटेंटिविटी बोलते हो, इसको कोर्सिविटी बोलते हो। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा यहां पे पावर का लॉस होगा। तो इसलिए परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व का जो विड्थ होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट के लिए बीएच कर्व जो होता है उसका जो थिकनेस है, विड्थ है, वो कम होना चाहिए, रिटेंटिविटी कम होना चाहिए, कोर्सिविटी कम होना चाहिए टेम्पररी मैग्नेट के लिए। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के लिए ये जो रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए और ये भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाएगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा गुड मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर पाएगा। ओके, तो ये सब होना चाहिए। यहां से हिस्टेरेसिस लॉस का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो ये मेरे पास होता है हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट, और ये मेरे पास होता है फ्लक्स डेंसिटी। ये आपके पास स्टेनमेट्ज कोफिशिएंट हो गया x, ठीक है। यहां पे आप फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ पोर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोर। तो ये जो बीएच कर्व जो होता है, ये बीएच कर्व जो होता है इसका हाइट दिखाता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को, ठीक है। और ये बीएच कर्व जो है कितना साइकिल बनाता है 1 सेकेंड टाइम में, कितना यहां पे इस तरीके का लूप बनता है 1 सेकेंड के टाइम में, कितना इस तरीके से कर्व बनता है 1 सेकेंड के टाइम में। जितने बार साइकिल ये बनाएगा इस तरीके से बीएच कर्व जितने बार बनाएगा 1 सेकेंड में, उतना उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग बोल देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसका यहां से लेकर के यहां तक का चौड़ाई और लंबाई क्या है, उस हिसाब से इसका विड्थ से हमको पता चल जाता है वॉल्यूम ऑफ कोर। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा लॉस, जितना ज्यादा विड्थ जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा लॉस, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा लॉस, जितना ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी उतना ज्यादा लॉस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस लॉस का। क्या आप सभी को समझ में आ गया? हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पे जानिए, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो जस्ट आप लोग का 1-2 क्वेश्चन आया होगा, मैं उसी को समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे बोला द ग्राफ सोन बिलो रिप्रेजेंट द बीएच कर्व। अब देखो बीएच कर्व है, ये मान ले तुम्हारे पास एच है और ये तुम्हारे पास बी है। अभी देख पा रहे हो कि ये जो बीएच कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व है जिस मटेरियल का, वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब किसी भी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कर्व स्ट्रेट लाइन होता है तो वो आयरन कभी भी नहीं हो सकता, स्टील कभी भी हो नहीं सकता। अब द ग्राफ सोन बिलो रिप्रेजेंट बीएच कर्व, वो किसका है, ग्लास का है कि एयर का है, ग्लास का है कि एयर का है। तो एयर भी अपने आप में एक मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी भी परमेबिलिटी 1 होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी हालांकि उसका भी 1 होता है। तो आप यहाँ पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H लिखते हो, है ना। तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास म्यू नॉट म्यू आर H। एयर की बात कर रहे हो तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H हो जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट H हो जाएगा। तो B ये कांस्टेंट है जो कि है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और ये H। तो Y इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट में मारो mx, तो आप बनाओगे तो ये तुम्हारे पास Y हो गया, ये तुम्हारे पास x हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इसका मतलब है एयर का ही होना चाहिए, एयर का ही होना चाहिए, एयर का ही आपका होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन है मतलब एयर का, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एयर, ठीक है। तो ये आपका बीएच कर्व होगा एयर के लिए। आ गया बात समझ में? चलो, तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। अगला मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। अ फ्लक्स ऑफ 2 मिलीवेबर पासेस थ्रू अ स्ट्रिप ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दे दिया है ना। एक स्ट्रिप है जिसमें फ्लक्स को आप पास करो, 10/20 का एक स्ट्रिप है ना। एंड इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, वो भी दे दिया है। मतलब इसका एरिया दे दिया है, उसका आपका डायमेंशन दे दिया, एरिया मतलब उसका एंगल दे दिया 30 डिग्री प्लेन का। डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, देखो यार, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो यहां पे होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, ये करेक्ट। अब फ्लक्स की वैल्यू आप लिखे थे तो ये BA आपके पास साइन थीटा होता है, ये मैंने आपको बताया हूं, ये सब चीज आपको समझाया गया है, ओके। अब आपको यहां पे क्या दिया गया है कि फ्लक्स 2 मिलीवेबर दे दिया है, फ्लक्स की वैल्यू दे दिया है 2 मिलीवेबर, और एरिया दे दिया है उस स्ट्रिप का जो कि 10 सेंटीमीटर 10/20 दे दिया है, मतलब 10/20 दे दिया है ना, इंटू 10 टू द पावर ये -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू द पावर -4। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास हो गया 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10000, यही होगा 1 2 1 2 2/100, 2 बाई आपके पास 100 यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक बात। अब
तुमको फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स डेंसिटी मेरा हो जाएगा फ्लक्स और ए साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास 2/10 है, 2/100 है, तो ये हो गया। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, हाँ फ्लक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 मिली वेबर, तो ये 2 मिली वेबर हो गया 10⁻³ और ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो ए का जो वैल्यू है, चलो अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हाँ फ्लक्स का जो वैल्यू है मेरे पास 2 मिली वेबर है, तो 2 × 10⁻³ हो गया। और ए कितना है मेरे पास, तो 2/100, तो ये 2/100 हो गया। और साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है, तो 30 हो गया। ये साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, राइट, 0.866। तो इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 2 से 2 मेरा कट गया, सही बात। 100 ऊपर गया तो 100, ये हो जाएगा 100 × 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई साइन 30 का √3/2, ओके। तो यू विल गेट 2/√3, ठीक। और ये 1 0 यहां से भी कट जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/10 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 17 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी आपको मिल जाएगा। तो ये डेसिमल में आएगा, 2 को 17 से डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, ये कुछ आने वाला है, देखो बी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए या बी, आप दोनों में से कौन सा आ रहा है निकालिए, 0.115 में भी इसका राइट आंसर है, सिंपल से है और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ 600 टर्न्स कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ, देखो इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस में बात करोगे इसके बारे में, है ना, ठीक। अभी केवल मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करो आप लोग। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे, जिसमें इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब के बारे में बात करेगा। अभी रिलेशन वहां से भी बनाने की कोशिश करेगा रिलक्टेंस वगैरह के साथ, तो ये सब बनाएंगे। लेकिन अभी एक चैप्टर और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बहुत सारा चीज वहां पे क्लियर होगा आपका, ठीक है। अभी केवल मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में आप लोग क्लियर किए हो। जैसे मैग्नेटिक सर्किट ऑफ रिलक्टेंस दे दिया, सपोज आपको रिलक्टेंस दे दिया मैग्नेटिक सर्किट का कि 3000 एम्पियर टन पर वेबर इज वाउंड बाय अ वायर ऑफ 400 टन्स, नंबर ऑफ टन्स दे दिया है 400 टन्स का एक वायर है। डिटरमाइन द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ोगे इन सारे चीजों को। द क्वाइल इफ द करंट आई इज इक्वल टू, आपके पास 2 एम्पियर यहां पे दे रहा है, फ्लोइंग इन द क्वाइल, है ना, इज रिवर्स्ड इन 15 सेकेंड, टाइम आपको दे दिया गया है 15 सेकेंड, तो ईएमएफ कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है ईएमएफ। तो ये सारे क्वेश्चंस ना अभी बताऊंगा, ज्यादा आप लोग को फॉर्मूला क्लियर नहीं है। एक चैप्टर, अगला चैप्टर जस्ट आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। फिर से मैं ये क्वेश्चंस को वहां पे लूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस मिक्स है जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन, ओके। तो वहां के लिए मैं इसको जस्ट छोड़ रहा हूं। हाँ, अभी हम लोग केवल मैग्नेटिक सर्किट्स का ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में। चलो 26, फॉर द फिगर शोन बिलो द परमिबिलिटी इन द कोर। अच्छा, इस कोर की परमिबिलिटी आपको दे दिया गया है कितना, रिलेटिव परमिबिलिटी कितना दे दिया गया है, द परमिबिलिटी ऑफ द कोर 4 × 10⁻⁴ वेबर पर एम्पियर टर्न्स मीटर, ओके। तो ये आपके पास दे दिया गया है, कंप्लीट परमिबिलिटी आपको दे दिया गया है। परमिबिलिटी मतलब आपको दे दिया है कंप्लीटली 4 × 10⁻⁴, ठीक है, वेबर एम्पियर टन मीटर, ठीक बात। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, तो इस कोर का फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। अब परमिबिलिटी दे दिया, फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है, तो कहीं कहीं आपका रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन आपका बी निकालना है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, तो यहां से आप लिख दो म्यू H हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू तो दिया ही है H। अब फंडा यहाँ पे फंडा ये है कि H भी अननोन है, H, तो H कैसे निकालोगे, इस H को अपन निकालेंगे, क्या नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कितना टर्न्स है इसका गिवन है क्या, H को अपन निकाल सकते हैं यहां से mmf/L से, L। हाँ, यदि आपका यहाँ पे दिया होगा तो L भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो mmf मेरा होता है A9, तो ये मेरे पास हो जाएगा A9 और ये हो जाएगा मेरा मीन लेंथ, स्कोर का मीन लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स हाँ दिया है 60 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया है 60, करंट आपको दे दिया है 5 एम्पियर, ये देखो 60 टर्न्स 5 एम्पियर, और लेंथ मैं निकालूं
तो ये देखो इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मीन डायमीटर कितना हो गया, मीन डायमीटर या मीन रेडियस आपको दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो आप lm निकालो ना बच्चा, lm निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पाई 2 पाई एक्स, ऐसे लिख लो, 2 पाई एक्स लिख लो। ये तो फॉर्मूला था ना, उसमें आपको 2 रेडियस दे दिया जाता था, R1 R2, उसके थ्रू निकालते थे। अभी डायरेक्ट तुमको मीन रेडियस दे दिया है, मीन रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो वहां से हम लोग मीन लेंथ को, मीन सर्कमफेरेंस लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई, और x की वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 10 हो गया, और पाई को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3.14, तो इट विल बी 31.4 हो गया, 31.4 सेंटीमीटर, इट इज अ सेंटीमीटर, ध्यान देना सेंटीमीटर में है, तो ये मिल गया। अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आप रख दो, ए नहीं कितना हो गया 60 और ये 5, तो 60 इंटू ये मेरे पास हो गया 5, और एल एम का वैल्यू 31.4 और सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर माइनस का 2, तो यहां से आप एक बार कैलकुलेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच। यदि एच आपको मिल गया तो म्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो बी का जो फाइनल वैल्यू मेरे पास होगा, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, ये गिवन है म्यू का वैल्यू, और एच का वैल्यू मेरे पास है 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 31.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। ओके, तो ये आपको दिया गया है, इसको आप सॉल्व करो, आपको एकदम आंसर मिल जाएगा, कौन सा ऑप्शन है आप करेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो, एक बार सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट क्या है, प्रोसीजर है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करंट पता है, और यहां से मीन रेडियस आपको पता है, एक्स पता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, सिंपल सी बात, यहाँ पे आप लोग को फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया है टेस्ला में, तो फ्लक्स डेंसिटी तक हम लोग पहुंच सकते हैं क्योंकि हमको म्यू और एच की वैल्यू पता है, म्यू तो पता ही है, क्वेश्चन में दिया है, एच को हम निकाल सकते हैं एमएमएफ बाई लेंथ से, मीन लेंथ हम निकाल सकते थे 2 पाई एक्स से, एमएमएफ को निकाल सकते हैं एन आई से, तो पूरा हम लोग वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट तक। ओके, तो ये आपके एसएससी जेई में 2013 का क्वेश्चन है, तो ये आया हुआ है। ओके, तो आंसर आप लोग जरूर यहां से निकालिए कितना आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27 क्वेश्चन नंबर, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, ठीक है। देखो यार, दे अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, देखो यार सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है सेम डायरेक्शन में हो दो फोर्स, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, सेम डायरेक्शन में नहीं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, ये सही है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे क्रॉस नहीं करता। दे कैन पास थ्रू ऑल मीडियम, हाँ ये सभी मीडियम में पास कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ना ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत है। अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, अपोजिट हो, लाइक जैसे आप बोलते हो ना, लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर बोलते हो ना, तो ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अब पूछ लिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। यदि वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करता तो परमिबिलिटी जो होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 1। पैरा के लिए पूछा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और फेरो के लिए यदि पूछा रहता तो फेरो के लिए क्या हो जाता, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मच ग्रेटर देन 1 हो जाता, तो जस्ट क्या हो जाएगा, पैरा के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 29, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी का पूछा है, तो इस बी का एसआई यूनिट क्या है भैया, टेस्ला है, सिंपल सी बात है, टेस्ला। हेनरी किसका है, तो हेनरी आपका किसका होता है, हेनरी जो होता है एल का होता है या तो फिर एम का होता है। कुलॉम किसका है, तो कुलॉम आपका चार्ज का होता है। वेबर किसका है, तो फ्लक्स का होता है। तो ऐसे करके सारे ऑप्शंस का आंसर आप लोग दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो यार, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कोई मैग्नेटिक फील्ड है,
वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, हाउ स्ट्रांग हाउ वीक, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू नीड अ पैरामीटर, यू हैव टू नीड अ डाटा। तो उसके लिए हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं, दैट टर्म्स इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, दैट मीन एच की बात करूं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरा एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होता है। और एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है, तो एन आई होता है। लेंथ क्या है, तो एल होता है। तो यहां से मैं इसका एमएमएफ एन आई बाई एल, बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलेगा, तो यही हमारा एन आई बाई एल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेयर एल इज द लेंथ, ठीक है, लेंथ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है। ठीक, तो ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप बता सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करता हूं, नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पे लेने वाला हूं, उसमें फिर से मैं और क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बात कर लेते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।